तो देखो क्या कह रहा है बेसिकली, इस पूरे पैराग्राफ को देखो नटशेल करते हैं तो क्या कह रहा है, ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी, और ऑल्टरनेटिव बना किसका, ट्रेडिशनल पार्टनरशिप फर्म का ऑल्टरनेटिव बना, इनेबल प्रोफेशनल्स एक्सपर्टीज, जो मैंने कहा था अभी बात, प्रोफेशनल्स ने इसके ऊपर बहुत ज्यादा, इसको प्रोफेशनल्स को सबसे ज्यादा फायदा मिला, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज और ज्यादा अच्छे से बाहर आई। फिर क्या कह रहे हैं, इट प्रोवाइड द बेनिफिट ऑफ लिमिटेड रिलायबिलिटी, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इट प्रोवाइड द बेनिफिट ऑफ लिमिटेड रिलायबिलिटी, क्योंकि सबसे बड़ा बेनिफिट यही मिला कि हमारी लायबिलिटी फिक्स्ड हो गई। अब मेरे बिजनेस के लॉस की वजह से मेरी फैमिली इफेक्ट नहीं हो रही है। समझ रहे हैं बात को। और क्या कह रहे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी आ गई। ऑब्वियसली जब मेरी पर्सनल लाइफ इसमें इन्वॉल्व नहीं हो रही, मेरी पर्सनल एसेट्स इसमें इन्वॉल्व नहीं हो रही, मेरी पर्सनल फैमिली की वर्थ इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं हो रही, तो वो कम से कम सेफ है। जब वो सेफ है तो मेरे अंदर फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि देखो आप कभी भी देखना बेटा, जब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा हो जाएं तो उस वक्त आप अंदर ही अंदर बाउंड फील करते हैं और कोई स्टेप फॉरवर्ड नहीं कर पाते। लेकिन आपको एक बार फ्री कर दिया जाए कि आप फ्री हैं, आपको कोई जरूरत नहीं कोई टेंशन लेने की, तो अब आप स्टेप्स ज्यादा अच्छे से ले सकते हैं। आपके अंदर डर नहीं होगा, आप बिजनेस अच्छा कर सकते हैं, बिजनेस अच्छा कर सकते हैं। जहां आपके अंदर डर होगा तो आप बिजनेस के अंदर भी अपनी उतनी पोटेंशियल नहीं डाल पाएंगे और उतना आउटपुट नहीं निकाल पाएंगे। तभी कहते हैं ना, जैसे आप लोग एग्जाम्पल दो, आपके पेरेंट्स क्या कहते हैं कि बेटा पढ़ लो, क्योंकि 2 3 4 साल बाद तो आपको कमाना ही है। अभी आप 18 19 20 के आसपास के हैं, अभी आप निश्चिंत हैं, अभी आप जो पढ़ाई में इनपुट डाल सकते हो, अभी आप जो अपने अंदर से जो आउटपुट निकाल सकते हो, वो आउटपुट 4 5 साल बाद उतना अच्छा नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि अभी आपके ऊपर जिम्मेदारियां नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है। जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है तो फ्री होकर आप पढ़ते हैं। समझ रहे हैं बात को। जो रिस्क आप ले सकते हो वो रिस्क आपके पेरेंट्स नहीं ले सकते, उनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, है ना। जैसे मेरा बेटा कहता है, पापा थोड़ा तेज भी चला लिया करो, अगर कुछ कार चलानी है स्कूटी चलानी है तो थोड़ा तेज भी चला दिया लिया करो। क्यों नहीं चला पाते हम, क्योंकि दिमाग में एक डर होता है कि मेरे ऊपर सब कुछ टिका हुआ है, अगर मैं मान लीजिए थोड़ा सा भी कुछ हुआ, ऊपर नीचे हुआ, बच गई बैंड। मैं यहीं पर पढ़ाने आता था, 4 5 साल पहले की बात है, सिर्फ खो खो खेल रहा था शॉर्ट्स पहन कर और स्लिप कर गया, और मेरा जो नी था वो छिल गया, कुछ नहीं हुआ, सिर्फ नी छिला, कुछ नहीं हुआ। लेकिन क्योंकि पढ़ाने आना है तो ट्राउजर में आना पड़ेगा, अब ट्राउजर में आऊंगा चलकर आऊंगा तो नी तो बेंट होगा। मेरे उस नी को ठीक होने में महीना लग गया, क्योंकि जब थोड़ा सा ठीक हो और पता चला कि ट्राउजर से वो टच हुआ, इन्फेक्शन हो गया, 1 महीना लग गया ठीक होने में। अगली बार से अब दिमाग में क्या रहता है कि भाई कुछ हो, घुटना नहीं चलना चाहिए, दिमाग में डर तो आ गया, है ना। और वही, अब जिसमें एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये सबके साथ है, यानी आप इमेजिन कर सकते हो कि आपके पेरेंट्स भी रिस्क लेना इसलिए पसंद नहीं करते, लेकिन आप जिस एज ग्रुप में है, इस एज ग्रुप में आप बिंदास, कुछ नहीं होता, छिला तो क्या हुआ, फिर दोबारा से खो खो खेल रहे होगे, उसी चोट लगने के बावजूद भी खेल रहे होगे। मेरा बेटा क्रिकेट खेलता है, उसके स्टिचेस आए, यहाँ पे बॉल हिट हुई, उसके 8 9 स्टिचेस आए, जैसे वो पत्थर से बॉल उछली और उसको यहाँ लग गई। वो भाई साहब स्टिचेस लगवाने के बाद घर नहीं आए, वापस ग्राउंड चले गए। मतलब हम गुस्सा कर रहे थे कि मूलचंद में स्टिचेस लगे हैं, लाजपत नगर में मेरा घर है, कि भाई कम से कम ग्राउंड से जब मूलचंद आए थे तो किट बैग बाद में आता रहता, आप घर आ जाते। नहीं, अभी सेकंड इनिंग बाकी थी, फील्डिंग करना था, वो तो कोच ने अंदर जाने नहीं दिया कि भाई स्टिचेस खुल जाएंगे, डॉक्टर ने मना किया होगा, कोच को मना किया होगा, इसको नहीं किया होगा। फिर 3 दिन बाद मैच था, फिर भाई साहब चले गए, ओपनिंग बैट्समैन थे तो ओपनिंग की और खेल खाल कर आए। वो क्या है, मतलब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, आपकी एज ग्रुप का ही है, आप लोगों को वो रिस्क पता नहीं चलेगा, लेकिन पेरेंट्स को क्या लगता है कि यार कल को स्टिचेस खुल जाए, फिर कुछ इंजरी हो जाए तो मुसीबत हो जाएगी। हम वो सब मुसीबतें देख चुके होते हैं, यही बात यहाँ पार्टनरशिप में है कि ये सब मुसीबतें देख चुके होते हैं, तो उस चक्कर में जब इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं
जब उन्होंने देखा कि ये मुसीबतें कहाँ से आ रही हैं, अब आपने देखा होगा मोदी जी नए एक्शंस प्लान बना रहे हैं कि ये जो घोटाले हो रहे हैं बैंकों के घोटाले ना हो। कोई 50,000 करोड़ लेके भाग गया, कोई 30,000 करोड़ लेकर भाग गया। मतलब हम तो 30,000 में ही डर जाते हैं, वो 30,000 के आगे 1 करोड़ और लगा देते हैं। 30,000 करोड़ कोई छोटी अमाउंट है? और उस चक्कर में कितने लोग बर्बाद होते होंगे, आप इमेजिन करिए। स्टॉक मार्केट में घपला होता है और होता था। मैं तो इस चीज का गवाह हूं क्योंकि हमने एक केस लड़ा हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन में जब तक इन सब चीजों को कंट्रोल नहीं किया जाएगा, जिस वक्त हमने केस लड़ा था उस वक्त कम से कम नहीं तो 200-250 लोगों ने सुसाइड किया था। स्टॉक मार्केट में इतना भयंकर ब्लंडर हुआ था। मतलब अब स्पेसिफिकली कोई ये कहकर नहीं मरा कि मैं स्टॉक मार्केट की वजह से मर रहा हूँ, लेकिन स्टॉक मार्केट के बाद जो कैलकुलेशन करते हैं ना, कई बार एनालिसिस होते हैं स्टैटिस्टिक्स के, तो उसके बाद लगातार करीबन 200-250 सुइसाइड्स हुए थे। यंग सुइसाइड्स, मतलब बिटवीन 30 एंड 50। तो क्या रीजन रहा होगा? वन ऑफ द रीजन हो सकता है ये भी रहा हो, उनके ऊपर दिमाग में प्रेशर हो, इतना पैसा लगाया, शेयर मार्केट डूब गई। इन चीजों पर फोकस हो रहा है, क्योंकि जब ये चीजें होते हैं तो पूरी इकोनॉमी को हिला देते हैं। नहीं, टेररिस्ट अटैक होता है तो क्या होता है, पूरी इकोनॉमी हिलती है। अब रशिया के ने अटैक किया हुआ यूक्रेन पर, तो यूक्रेन की तो पूरी इकोनॉमी हिली होगी, और ऐसा नहीं है कि रशिया की नहीं हिली होगी, अंदर अंदर से रशिया की भी हिली हुई होगी कहीं ना कहीं। तो ये सारी चीजें हैं, उन इकोनॉमिस्ट का जो पैनल बैठता है उस पैनल के हिसाब से ये सारी चीजें कंक्लूड की जाती हैं। तो पार्टनरशिप फर्म पुराने जमाने में बहुत सारा कुछ बहुत चला करती थी पार्टनरशिप, और ये पार्टनरशिप फर्म पता चला डिसॉल्व हो रही है, डिसॉल्व होने के चक्कर में पता चला कि 4-5 पार्टनर्स हैं, चारों पांचों पार्टनर लुट पिट गए, तो उनकी पर्सनल एसेट्स तक हो गई। हालांकि मैनिपुलेशन करते हैं लोग कि अपने नाम पर एसेट्स खरीदना ही नहीं, वाइफ के नाम पर खरीदना है ना। जैसे आप लोग भी देखते होंगे, हमारे घरों में भी होता है कि फादर अपने नाम पर नहीं खरीदेंगे, मदर के नाम पर, आपकी मदर के नाम पर एसेट्स होंगी। अधिकतर की क्या होता है कि किसके नाम पर घर है, मदर के नाम पर, क्योंकि फादर कोशिश करते हैं कि सेफर गेम खेलो, क्योंकि हम तो मार्केट में बैठे हैं। तो वो उसी वजह से आए वो प्लान्स, पहले नहीं पता होते थे लोगों को, नहीं पता होते थे तो खुद ही खरीदा। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते थे, जो फैमिली को इन्वॉल्व नहीं करते थे, तो वो क्या करते थे, अपने नाम पर सारी एसेट्स खरीदते थे। तो बाद में पता चला कि जब सिचुएशन वर्स्ट हो गई तो वो सारी एसेट्स उनके हाथ से निकल गई, प्रॉब्लम्स हो गई। ठीक है, तो आपने देखा होगा इस पूरे पैराग्राफ में कुछ नहीं समझाने वाला, कुछ भी नहीं है, सिर्फ वो बताने की कोशिश कर रहा है कि क्या क्या फायदे थे और क्या क्या नुकसान थे, उन चीजों को एक मिक्स करके एक फॉर्मेट में हम आए। तब जाकर उन्होंने कहा कि अब हम पढ़ते हैं इसका फर्स्ट पॉइंट, जरा आप लिखना शुरू करें छोटा छोटा। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, उसके मीनिंग को और उसके कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश कर रहा है। नहीं है ताकत लिखने की? हम्म? हाँ, तो इसलिए तो कह रहा हूँ लिखिए। चलो कोई नहीं, अच्छी बात है, कभी कभी ये भी पार्ट ऑफ लाइफ है, एंजॉय करना चाहिए। लेकिन ये जो एंटरटेनमेंट्स कराए थे इसलिए कराए जाते हैं कि अब आगे की जो ताकत लगाओ, जहाँ 100% लगा रहे थे 150% लगाओ। आज रहेगी ना वो तो। हाँ नहीं, मैं मानता हूँ, बिल्कुल होता है। आप लोग हो सकता है इक्का दुक्का यूजर हो, नहीं तो यूजर भी तो नहीं हो ना पूल के अंदर के। और पूल तो वहां मिल गया मेरे ख्याल से, दिल्ली में तो ऑफिशियली 1 अक्टूबर स्टार्ट होते ही पूल मिलता भी नहीं। वो अलग है, वो प्रोफेशनल्स के लिए है सर, आपके लिए तो खुलेंगे ही नहीं। अच्छा, मतलब वही हो सकता है कुछ एक आध हो, लेकिन मैं जो जानता हूँ ऑफिशियली मैंने वर्ड बोला कि 1 अक्टूबर से सारे स्विमिंग पूल्स बंद हो जाते हैं, 1 अक्टूबर मानकर चलते हैं ये लोग। बट पैसा भी तो कमाना है उन लोगों ने। कहा क्या नाम था, रंगमंच। अब उनको पैसा नहीं मिलेगा तो कैसे? अब कितने लोग गए थे? अब 40-50 लोग गए होंगे, 100 लोग। हाँ, तो 1 लाख रुपया मिल गया उनको। 1 लाख रुपया तो मिल ही गया, 90,000 रुपया, और क्या चाहिए?
और आप जैसे भी और भी कई ग्रुप्स होंगे, तो फिर स्कूल भी था। हाँ, स्कूल वालों को कर देते कंसेशन बोलेंगे। मैंने एक स्कूल में पढ़ाया था, तो वो वहाँ पे बहुत कंसेशन, स्कूल वालों को तो 50% डिस्काउंट देते हैं, टीचर्स को फ्री। मतलब आप वो लिख कर बता दें कि भाई ये टीचर्स आएंगे, टीचर्स सारे फ्री, और जो पर स्टूडेंट होता है उनको वो एक कुछ यहाँ तो टैग लगा देते हैं या कुछ स्टिकर दे देते हैं। टैग दिया था आप लोग, हाँ वही प्रोसेस, वही है प्रोसेस, वही ना, उसी को दिखाकर फिर आपको लंच मिलेगा। नहीं ऐसे ऐसे दिखाना कुछ जो होती है ना, वहाँ मिलता है इसी फार्म में, नहीं किसी भी फार्म में जो ब्लॉक वहाँ पे। हाँ, एग्रीकल्चर आइलैंड हो गया, सूरत। अब इन्होंने क्या कर दिया होगा ना कि इसके बिना घुसने ही नहीं देंगे। पहले ना, पहले क्या था कि ऑप्शंस होते थे कि आपको अगर मान लीजिए लंच नहीं लेना, सिर्फ आपको ये करना है, तो फिर आपको लंच नहीं मिलेगा। पहले ऑप्शंस ऐसे हुआ करते थे, जो आपका, तो पहले ये सब ऑप्शन थे, अब उन्होंने ऑप्शन ही खत्म कर दिए। पैसे भी तो कमाने ना, खाना जो बन रहा है वो भी तो खिलाना है। पूरा वर्क, हाँ वो वर्क, वर्क तो देंगे ही देंगे, उसके बिना तो फिर लोग क्यों जाएंगे। भाई अब दिल्ली में तो रहा नहीं कुछ, पहले दिल्ली में अप्पू घर हुआ करता था, और इधर गुड़गांव के पास एक हुआ करता, पता नहीं क्या नाम है उसका भी। तो ये सब इसीलिए तो चल रहे हैं, क्योंकि जब तक ये वर्थ नहीं देंगे, नोएडा की साइड काफी सारे खुल गए हैं। हाँ जी बेटा, जरा लिखते हैं सबसे पहले लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का मीनिंग। एक एक लाइन में लिखते चले जाएंगे, मैं आपको अंडरलाइन कर रहा हूँ, इसमें एक एक वर्ड आ रहा है, एक एक वर्ड या तीन वर्ड्स का एक पर एक बनेगा। सबसे पहले क्या लिखना है आपने, न्यू फॉर्म ऑफ लीगल बिजनेस एंटिटी। न्यू फॉर्म ऑफ लीगल बिजनेस एंटिटी, और ब्रैकेट में आप क्या लिख सकते हो, सेपरेट लीगल एंटिटी। हमने पढ़ा था कंपनीज के केस में, सेपरेट लीगल एंटिटी। ये न्यू फॉर्म आई है, इसलिए आपको न्यू फॉर्म लिख रहे हैं। मैंने बताया कि अभी लेटेस्ट वर्जन है, इसलिए न्यू फॉर्म लिखा जा रहा है। जैसे सूनर और लेटर जब ये बहुत पुराना हो जाएगा तो ये न्यू फॉर्म बढ़ जाएगी अपने आप में, एक सिंपल फॉर्म कहलाएगी फिर तो ये। नेक्स्ट लाइन में लिखना लिमिटेड लायबिलिटी, और आपको इसमें क्या मिलेगी, लिमिटेड लायबिलिटी। दो चीजें मिल गई, एक सेपरेट लीगल एंटिटी और साथ में लिमिटेड लायबिलिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का क्या फायदे हुए, अब एलएलपी के नाम पर आप एसेट्स खरीद सकते हो। अब आप एलएलपी के नाम पर एसेट्स खरीद सकते हो, ठीक है जी। पार्टनरशिप में नहीं खरीद सकते थे, हाँ वो लीगल एंटिटी था ही नहीं ना, आपको सेपरेट लीगल एंटिटी इसमें नहीं मिलता था, ठीक है जी। अब इसकी देखो नेक्स्ट लाइन में क्या कह रहा है, जो नहीं गया उनमें से पढ़वाते हैं बच्चे से। हाँ जी बेटा, आप ही पढ़ो, आप नहीं गए थे ना। इट इज एनसी, क्योंकि मैं ज्यादा बोल रहा हूँ तो फांसी के चांस बनते हैं। LLP is a new form of legal business entity and limited liability. It is an alternative corporate business vehicle that not only gives ध्यान से, ध्यान, benefits. एक मिनट, ऑल्टरनेटिव, ऑल्टरनेटिव है ये। अभी हमने पीछे भी नोटिस किया कि पार्टनरशिप का ऑल्टरनेटिव आ रहा है, तो क्या लिख रहा है, ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल। देखो वर्ड क्या पिरो रहा है आपके लिए, क्या है ये, ऑल्टरनेटिव, एक ऑल्टरनेटिव बिजनेस है, और कॉर्पोरेट के स्ट्रक्चर में, कॉर्पोरेट किसको कहा जाता है, कंपनीज को, तो कंपनी का एक स्ट्रक्चर है ये। तो कितने अच्छे वर्ड बोल रहा है, ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल है ये, दैट Not only gives the benefits of limited liability at low compliance cost, but allows its partners the flexibility of organizing their internal structure as a traditional partnership. यानी आपको सेपरेट एंटिटी भी दे दी, और पार्टनर्स को एक इंटरनली एक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर भी दे दिया, जो पार्टनरशिप से मिलता जुलता है, जो पार्टनरशिप से मिलता जुलता है। तो इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है, याद रखना वैसे ही। आगे LLP is a separate legal entity and while आगे ना, सेपरेट लीगल एंटिटी, ऊपर भी वही मार्क कर रहा है, नीचे भी वही कह रहा है। मैंने आपको बोला कि ब्रैकेट में सेपरेट लीगल एंटिटी हो गया, एंड
while the LLP itself will be liable for the full extent of its assets. for its assets, है ना, यानी एलएलपी अपनी एसेट्स खुद ओन कर सकती है, The liability of the partners विल बी लिमिटेड। तो वही एक वर्ड को, दो वर्ड्स को पूरा बार बार एक्सप्लेन किया है, ठीक है जी। तो पूरे पैराग्राफ का नटशेल सिर्फ दो ही बातें हैं, क्या, सेपरेट लीगल एंटिटी और लिमिटेड लायबिलिटी, ठीक है जी। नेक्स्ट, LLP as a separate legal entity and business organization is an alternative corporate business form that gives the benefits of limited liability of a company and a flexibility. दोबारा से फिर वही बात लिख दी, देखो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर मिल रहा है और साथ में क्या मिल रहे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप, यही आ रहा है ना, लिमिटेड लायबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप, हर बार वही लिखेगा। Since LLP contains elements of both the corporate structure as well as a partnership form structure, LLP is called a hybrid between a company. ये लाइन अच्छी है, ये वर्ड आपको अच्छा मिल रहा है कि ये क्या है, अपने आप में एक हाइब्रिड, क्योंकि इसके अंदर कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर भी है और पार्टनरशिप भी है, दोनों का मिक्सचर होकर ये अपने आप में एक आपके पास एक हाइब्रिड फॉर्म है, ठीक है जी। अब एलएलपी के बारे में देखो क्या बता रहा है ये देख लीजिए। हाँ, इसमें से लेफ्ट वाले तीन तो बिल्कुल इजी हैं, थोड़े से दो पार्ट जो हैं थोड़े से एक्स्ट्रा दिखेंगे, उस पर फोकस करते हैं। पहला पार्ट लेफ्ट साइड से पढ़ो, LLP itself be liable for the full extent of its assets. LLP itself liable for the full extent of its assets आ गया ना, यानी एलएलपी अपनी एसेट्स ओन कर सकती है और उसकी लायबिलिटी भी एसेट्स तक ही है, एसेट्स ओन कर सकती है और एलएलपी की भी लायबिलिटी भी कहां तक रहेगी, सिर्फ उसकी एसेट्स तक। उससे ऊपर आओ, Liability of the partners will be limited. यही है, लिमिटेड है। तीसरा New form of legal business entity with limited liability. विद लिमिटेड लायबिलिटी आ गया। ये तीन तो हमारे वही हैं जो हम पढ़ते आ रहे हैं, ये दो देखिए ये थोड़े से एक्स्ट्रा है। Alternative corporate business cycle. ये नया वर्ड ऊपर आया था, ऊपर भी इसने लिख दिया, तो यहाँ पर भी उसको मेंशन कर रहा है, यानी ये आप इसको बताने के लिए लिख सकते हैं कि ये क्या है, ऑल्टरनेटिव बिजनेस कॉर्पोरेट व्हीकल है ये। नेक्स्ट, Allows the partners the flexibility of organizing their internal structure. ये हमें ध्यान रखना, यानी वो तीन लिखने के साथ आप ये एक तरीके से इसके 5 छोटे छोटे फीचर्स आप बना सकते हैं, ठीक है, बन जाएंगे। क्या क्या, एलएलपी की जो लायबिलिटी है वो एक्सटेंट ऑफ एसेट्स है, लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स लिमिटेड है, पहले दोनों चीजें लायबिलिटी पर फोकस हो गई, यानी एलएलपी की फिक्स्ड है कहां तक, अपनी एसेट्स तक, और पार्टनर्स की लिमिटेड लायबिलिटी है। फिर क्या कह रहा है हमें, अब देखिए लिमिटेड लायबिलिटी, और ये न्यू फॉर्म से उसने उसको एड्रेस कर दिया है, सेपरेट लीगल एंटिटी टाइप का हो गया ये। फिर क्या कह रहा है, ऑल्टरनेटिव है ये, और लास्ट में क्या कह रहा है हमें, फ्लेक्सिबिलिटी इसके अंदर आ रही है, जिसके अंदर कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर भी मिक्स है और साथ में पार्टनरशिप की फ्लेक्सिबिलिटी भी मिल रही है, ठीक है। ये हमारा मीनिंग और इसके सिंपल से कुछ डेफिनेशंस हैं वो इसी में मार्क कराऊंगा, उनको लिखने की जरूरत नहीं है, सेपरेटली लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ डेफिनेशंस है जैसे हम जानते हैं एज पर सेक्शन 2 ही डेफिनेशंस आती हैं सारी, बट इसकी 2-3 डेफिनेशंस अपने आप में इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे पहले नंबर पर जो इसने लिखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जा सकता है एज पर डेफिनेशन। सबसे पहली डेफिनेशन बॉडी कॉर्पोरेट, क्या कह रहा है देखो, बॉडी कॉर्पोरेट, वैसे तो हम जानते हैं कि जो कंपनीज का जो स्ट्रक्चर है वो जब रजिस्टर्ड हो जाता है तो उसको कॉर्पोरेट बॉडी कहा जाता है। अब यहाँ पर कह रहा है कि एज पर दिस एलएलपी सेक्शन 2 के अंदर बॉडी कॉर्पोरेट का मीनिंग क्या है, कुछ है और कुछ नहीं है, दो चीजें साथ चलेंगी, किनको माना जाएगा और किनको नहीं माना जाएगा। हाँ जी बेटा, Body corporate. It means a company as defined in section 3 of Companies Act. ऑफ कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट के सेक्शन 3 में जो डिफाइंड है, आपको अभी इससे मैटर नहीं, आगे जब आएगा तो हम समझ लेंगे, लेकिन आपने सिर्फ ये बताना है कि कंपनीज एक्ट का जो सेक्शन 3 है उसके अंदर जो कंपनीज को डिफाइन किया जा रहा है उसकी बात कर रहा है। इंक्लूड्स, LLP registered under this act. पहला तो वही हो गया, बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर क्या होगा,
एक एलएलपी जो रजिस्टर्ड हो गई अंडर एक्ट। सेकंड, देखो इंडिया में रजिस्टर्ड हो गई वो भी है, और अगर वो आउटसाइड इंडिया रजिस्टर्ड है तो वो भी हमारे लिए बॉडी कॉर्पोरेट कहलाएगी। तीसरा, और एक इनकॉर्पोरेटेड कंपनी, एलएलपी नहीं, एक इनकॉर्पोरेटेड कंपनी आउटसाइड इंडिया, वो बॉडी कॉर्पोरेट कहलाएगी। तो जरा लिख लो इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट लिख लो, इंक्लूड्स करके लिखना सीधा, इंक्लूड्स। क्या इंक्लूड्स है? पहला क्या इंक्लूड्स है? एलएलपी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। दूसरा, एलएलपी रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया। और तीसरा, अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। ये तीन चीजें इसके अंदर काउंट होंगी। लेकिन क्या इंक्लूड नहीं होगा वो भी लिखा है, लिख लो, बट डज नॉट इंक्लूड, बट डज नॉट इंक्लूड, बट डज नॉट इंक्लूड कॉर्पोरेशन सोल, जो सोल प्रोप्राइटरशिप होती है वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है जी, क्योंकि उसका तो रजिस्ट्रेशन होना ना होना एक ही बराबर है। कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी एकदम अलग कॉन्सेप्ट हो गया, तो इस अलग कॉन्सेप्ट की वजह से इसके अंदर नहीं आएगा। और थर्ड वाला क्या है, ये जरा पढ़ो, ये ध्यान से पढ़ो क्या लिख रहा है इसका थर्ड वाला, जो इसमें इंक्लूड नहीं होगा। But does not include a corporation soul. A cooperative society registered under any law for the time being in force, and any body corporate not being a company as defined in section 3 of the company. ब्रैकेट को छोड़कर पढ़ो पहले। Any other body corporate which the central government may by notification in the official gazette specify in this behalf। जो कंपनीज की फॉर्मेशन स्पेशल गजेट के अनुसार हुई है सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो इसका पार्ट नहीं हो, वो एलएलपी का पार्ट नहीं हो सकती, ये ध्यान रखना। समझ रहे हैं? कौन कौन से तीन नहीं होंगे? एक सिंपल कॉर्पोरेशन सोल जो है, दूसरा कोऑपरेटिव सोसाइटी, तीसरा वो कंपनीज जिनकी स्पेशल एक्ट के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट ने फॉर्मेशन की। साफ साफ, एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट विच द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजट स्पेसिफाई इन दिस बिहाफ। सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहले से ही स्पेसिफाई कर दिया कि भैया ये हटा दो। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई नोटिफिकेशन आ गया तो क्या आप सेंट्रल गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन को ओवररूल कर सकते हो? हम नहीं कर सकते, उनको काउंट नहीं करा जाएगा। तो तीन हो गई, कॉर्पोरेशन सोल, दूसरा कोऑपरेटिव सोसाइटी, तीसरा नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। लिख दो, नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट्स ऑल। नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट की एलएलपी का पार्ट नहीं होगी वो, है बस मैंने ध्यान रखा। बिजनेस की डेफिनेशन में कुछ है होता ही नहीं है, बिजनेस में उसने बोल दिया। हमने ऊपर पढ़ा ही था कि इसके अंदर प्रोफेशनल से बहुत फायदा उठाया, सबसे ज्यादा फायदा प्रोफेशनल्स को हुआ है। तो इसका मतलब बिजनेस इंक्लूड्स ट्रेड, प्रोफेशन, सर्विसेज एंड ऑक्यूपेशन। बिजनेस भी कर सकते हो आप, कोई अगर मान लीजिए प्रोफेशनल सर्विसेज में है तो वो भी इसके अंदर एलएलपी में आ सकते हैं। ये जरूर लिखना है। डेजिग्नेटेड पार्टनर, ये भी पूछा गया है, डेजिग्नेटेड पार्टनर, डेजिग्नेटेड पार्टनर।
डेजिग्नेटेड पार्टनर बेटा क्या कह रहा है, जरा इसको पढ़ लो। इसके सेक्शन 7 के हिसाब से, अभी सेक्शन 7 वो एक्सप्लेन करेगा, आप सिर्फ डेजिग्नेटेड पार्टनर लिख लो, एक्सप्लेन एज पर सेक्शन 7। ये ध्यान रखना है, ये जानबूझकर मैं लिखवा रहा हूँ कि याद रह जाए कि डेजिग्नेटेड पार्टनर इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 7 एक्सप्लेन कर रहा है, एक्सप्लेन एज पर सेक्शन 7। एंटिटी में कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। फाइनेंशियल ईयर ये तो आपको वैसे ही पता होगा, जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर नेक्स्ट ईयर की 31 मार्च तक होता है इंडिया के अंदर, एलएलपी में वो इम्प्लीमेंटेड है। अभी हमने पूछा था, अभी पढ़ा था ऊपर, जो एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है तो वो फॉरेन एलएलपी हो गई। तो देखो क्या कह रहा है फॉरेन एलएलपी के बारे में, जो इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया है सिर्फ उसी को कहा जाएगा, इसमें कोई बड़ी डेफिनेशन नहीं है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का मीनिंग क्या था, जो भी इस एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड हुई है उनकी बात हो रही है, तो इसमें भी कुछ नहीं है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट, अभी हम पीछे भी पढ़ रहे थे कि पार्टनर्स के बीच में एक म्यूचुअल एग्रीमेंट बनेगा, ये उसकी बात हो रही है। पार्टनर कौन होता है, पार्टनरशिप में पार्टनर कौन था, जो म्यूचुअली एग्रीड है। तो यहां पर भी क्या है देखो, कह रहा है मीन्स एनी पर्सन हु बिकम अ पार्टनर इन द एलएलपी इन अकॉर्डेंस विद द एलएलपी एग्रीमेंट। वहां पर भी तो मैंने कहा था म्यूचुअली जो एग्रीड होगा, यहाँ पर भी जो एग्रीमेंट के हिसाब से पार्टनर है उन्हीं को पार्टनर्स कहा जाएगा। तो ये डेफिनेशन ऐसी कोई खास ज्यादा बड़ी नहीं। ये वाला पैराग्राफ भी हम पढ़ चुके हैं। हमने कहा था ऊपर कि एलएलपी के जो भी रूल्स हैं, सॉरी जो पार्टनरशिप एक्ट के जो रूल्स हैं वो एलएलपी में एप्लीकेबल नहीं है, पीछे पढ़ लिया था। देखो इसी पैराग्राफ में यही कह रहा है, नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये तो हम जानते हैं, लेकिन उन्होंने फिर भी स्पेसिफिकली मेंशन किया है एक्ट के अंदर अंडर सेक्शन 4 कि आप कंफ्यूज ना हो पार्टनरशिप एक्ट 1932 और एलएलपी 2008 में। पार्टनरशिप एक्ट 1932 के कोई भी रूल एप्लीकेबल नहीं होंगे एलएलपी 2008 पर, ये आपको हमेशा क्लियर है, ये सेक्शन 4 में डिफाइन कर रहा है। सेक्शन 5, सेक्शन 5 पार्टनर्स, ये हेडिंग डाल दीजिए, ये समझा रहा है ये। सेक्शन 5 पार्टनर्स कौन पढ़ेगा, पीछे से पढ़ेगा कोई? सेक्शन 5 पार्टनर्स, ध्यान से पढ़ना, बहुत अच्छा पॉइंट बता रहा है ये। Any individual or body corporate may be a partner in the LLP. However, an individual shall not be capable of becoming a partner of an LLP if he has एक इंडिविजुअल पार्टनर कब नहीं बनेगा एलएलपी का? पहले उसने क्या बोल दिया, एनी इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट। अभी ऊपर हम जब डेफिनेशन पढ़ रहे थे तो कौन कौन बन सकता है एलएलपी का पार्टनर? वो तो उनको छोड़कर, यानी बाकी सब तो बन सकते हैं, वो 3 जो बाकी छोड़कर तो सब बन सकते हैं। यहां पर क्या कह रहा है देखो ध्यान से, एनी इंडिविजुअल यानी हम लोग, और बॉडी कॉर्पोरेट, जो रजिस्टर्ड बॉडीज हैं वो क्या बन सकती हैं, पार्टनर बन सकती। लेकिन एक इंडिविजुअल कब पार्टनर नहीं बन सकता वो बता रहा है, वो सिंपल वही आपके कैपेसिटी वाले रूल्स आ जाएंगे, देखो ध्यान से पढ़ो जरा। अनसाउंड माइंड, अगर अनसाउंड माइंड हो गए तो वहां पर भी नहीं बन सकता था, पार्टनरशिप में भी नहीं बन सकता था, यहाँ पर भी नहीं बन पाएगा। by a court of competent jurisdiction and the finding is in rules. He is an undischarged insolvent. देखो जो इंसॉल्वेंसी के मैंने बताया था रूल्स हैं, इंसॉल्वेंसी में एप्लीकेबिलिटी हो जाती है कि कुछ टाइम के लिए रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। मैं तब भी बता रहा था कुछ टाइम के लिए, फॉर एवर नहीं कि एक पर्सन इंसॉल्वेंट हो गया तो उसको कह दिया अब तू वाइफ बिजनेस से नहीं कर सकता। फॉर एवर इंसॉल्वेंट नहीं होता वो, फॉर एवर नहीं होता वो फॉर द टाइम बिंग होता है। वो कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आता है, कोर्ट डिसाइड करता है। तो अनडिस्चार्ज बोल रहा है, अनडिस्चार्ज मतलब अभी तक वो इंसॉल्वेंट वाली सिचुएशन के ऊपर जो उसके ऊपर एक वो लगा बाउंडेशन, वो अभी उस बाउंडेशन से फ्री नहीं हुआ। आगे adjudicated insolvent
ऑब्वियसली जो डिस्चार्ज नहीं हुआ जब वो इसका हट रहा है तो इंस्टॉलमेंट तो वैसे ही हट जाएगा। तो 3 लोग हट गए, अनसाउंड माइंड, अनडिस्चार्ज इंस्टॉलमेंट और इंस्टॉलमेंट। ठीक है, ये पार्टनर्स में से नहीं आएंगे। तो पार्टनर्स की हेडिंग में लिख लीजिए पार्टनर्स ब्रैकेट में सेक्शन 5, एनी इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट, एनी इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट कैन बिकम द मेंबर, कैन बिकम द मेंबर या पार्टनर ऑफ एलएलपी। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट इनको छोड़कर, पहला अनसाउंड माइंड, दूसरा अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, तीसरा एन इंसॉल्वेंट। वैसे तो वर्ड है एडजुडिकेटेड है, मैंने बताया था एडजुडिकेटेड का मीनिंग क्या होता है, क्योंकि इंसॉल्वेंट हम डिक्लेयर नहीं कर सकते। ठीक है जी, क्लियर है पॉइंट सबको। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, सेक्शन 6, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। उधर पार्टनरशिप में कितने मिनिमम नंबर थे, तो यहाँ कितने होंगे, 2 ही होंगे, क्योंकि बात पार्टनर की आ रही है। सिंगल तो पार्टनर कहलाएगा ही नहीं, कम से कम तो 2 चाहिए ही चाहिए। और मैक्सिमम नो लिमिट, डिफाइंड ही नहीं। पार्टनरशिप में थी, यहाँ पर डिफाइंड नहीं है। देखो बता देगा भी। मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, पहले मिनिमम पर ही फोकस कर रहा है। एवरी एलएलपी शैल हैव एटलीस्ट 2 पार्टनर्स। अब वो 2 पार्टनर में कौन क्या हो सकते हैं वो भी समझाएगा। तो लिख लो मिनिमम में पहला पॉइंट 2, दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं जरा, दूसरा पॉइंट जरा पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है दूसरा पॉइंट, क्योंकि ये आपसे पूछा जा सकता है दूसरा पॉइंट, क्योंकि 2 सबको याद रह जाता है। ये दूसरा वाला पॉइंट अगर ना पढ़ा हो तो अपनी मर्जी से आप नहीं लिख पाओगे, मैं श्योर, अभी पढ़ने से पता चल जाएगा। पढ़ो। If at any time the number of partners of a LLP is reduced below 2 and the LLP carries on business for more than 6 months while the number is so reduced. 6 महीने वाला क्लॉज आ गया ना, कि 2 से 1 रह गया और वो 6 महीने तक उसको चलाता रहा, ये हम अपनी मर्जी से नहीं लिख पाएंगे, है ना, पढ़ना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। हाँ जी। The person who is the only partner of the LLP during the time that it so carries on business after those 6 months and has the knowledge of the fact that it is carrying on business. ध्यान रखना है कि उसको नॉलेज भी होनी चाहिए, ये पॉइंट डाल रहा है। और वैसे तो ऑब्वियस सी बात है, नॉलेज तो होगी, 2 पार्टनर में से एक जा रहा है तो। Of the fact that it is carrying on business with him alone shall be liable personally for the obligations of LLP incurred during that period. आगे पार्टनरशिप वाले रूल, पर्सनली लाइबल हो गया क्योंकि एलएलपी तो खत्म हो गई। कोर्ट क्या कह रहा है, एलएलपी रही कहां, एलएलपी रही कहां। अगर मैं इसको इनडायरेक्टली बोलूं तो ऐसी सिचुएशन में वो एलएलपी तो रही नहीं, वो सिंपल पार्टनरशिप हो गई। और सिंपल पार्टनरशिप में यही तो था कि हेल्ड पर्सनली लाइबल। तो लिख लीजिए सेकंड पॉइंट इसी का। पहला पॉइंट हो गया 2, मिनिमम 2 चाहिए, और दूसरे पॉइंट में लिख लीजिए ना कि इफ members remains below 2 and members remains below 2 and the person he is already present, knowing the fact, The person who is already present know the fact and run business for more than 6 months and run business for more than 6 months, डॉट 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 डालकर लिखिए शेल पर्सनली लाइबल,
रन बिजनेस फॉर मोर देन 6 मंथ, 6 महीने तक का छूट है, लेकिन 6 महीने जब बीत गए shall be liable personally या personally liable for the obligation of LLP, obligation of LLP incurred during that period, incurred during that period. अब वो देखो सेक्शन 7, अभी हम डेजिग्नेटेड पार्टनर पढ़ रहे थे, अब सेक्शन 7 आ रहा है। सेक्शन 7 में वो उसे एक्सप्लेन कर रहा है डेजिग्नेटेड पार्टनर। नेक्स्ट हेडिंग डालिए डेजिग्नेटेड पार्टनर। इसमें भी इन्होंने टेक्निकलिटी डाली जानबूझकर। क्या टेक्निकलिटी डाली देखो, एवरी LLP shall have at least 2 designated partner। ये बताना जरूरी है कि ये डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, और कितने होने चाहिए, मिनिमम 2। और वो क्या होंगे देखो, कॉम्बिनेशन देखना, हु आर इंडिविजुअल्स, वो क्या होंगे, इंडिविजुअल्स होंगे, यानी कोई कॉर्पोरेट बॉडी नहीं, इंडिविजुअल्स का होना जरूरी है। एंड एटलीस्ट वन ऑफ देम शैल बी रेजिडेंट ऑफ इंडिया। ये टेक्निकल है कि कम से कम 2 लोग हों और वो क्या हो, रेजिडेंट ऑफ इंडिया, कम से कम एक रेजिडेंट ऑफ इंडिया। तो लिखो डेजिग्नेटेड पार्टनर, डेजिग्नेटेड पार्टनर हेडिंग डालिए। इस सेक्शन में अमेंडमेंट है, हम्म, चेंज कर दिया क्या, वो याद नहीं है। चलो अभी देखते हैं, डोंट, इसमें नहीं है। हाँ वो देख लेंगे, वही तो कह रहा हूँ, अभी तो करते हैं, क्योंकि अभी मैंने जो पढ़ा हुआ है आपकी वेबसाइट पर तो नहीं आया, क्योंकि अमेंडमेंट्स वो डालते हैं। तो जो अमेंडमेंट सीए इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर डलती है वो हमारे ऊपर एप्लीकेबल होती है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, हम अपनी आप से जबरदस्ती नहीं करेंगे, क्योंकि अगर सीए इंस्टीट्यूट ने अपनी वेबसाइट पर अमेंडमेंट्स को नहीं डाला तो वो एप्लीकेबल नहीं होती आपके ऊपर। आपके ऊपर वही एप्लीकेबल होती है जो सीए इंस्टीट्यूट की वेबसाइट ने बोल दिया, और उसमें बोलते हैं स्पेसिफिकली दिस अमेंडमेंट विल बी हेल्ड एप्लीकेबल फॉर दिस एंड दिस एग्जामिनेशन। अभी आपके लिए तो नहीं आया है, एक बार और देख लेंगे, अगर मान लीजिए ध्यान रखेंगे कि अगर बाई चांस उन्होंने अब डाला हो, क्योंकि अभी तक तो नहीं था, देख लेंगे एक बार ना। हाँ जी बेटा लिखो इसमें जरा पहला पॉइंट, minimum 2 individuals, minimum 2 individuals will be designated partners, and one of them shall be resident in India. Second, and one of them shall be resident of India। अभी रेजिडेंट की डेफिनेशन भी आ जाएगी। सेकंड पॉइंट इसका पढ़े, देखो क्या लिख रहा है गलत, ठीक नहीं, जबरदस्ती मत करिए भाई, गला खराब होता है तो मुझे पता है, आप पढ़ो। If in LLP all the partners are bodies corporated, all in which one or more partners are individuals and bodies corporate, at least 2 individuals who are partners of such LLP or nominees of such bodies corporate shall act as designated partners. अब हम जान चुके हैं कि हमारी कोई और LLP है वो पार्टनर बन सकती है, आउटसाइड कोई LLP है वो भी पार्टनर बन सकती है, कोई कॉर्पोरेट बॉडी है तो वो भी पार्टनर बन सकती है, लेकिन कंडीशन क्या है, और क्या कह रहे हो, ध्यान से देखो ना, इंडिविजुअल्स, 2 इंडिविजुअल चाहिए ही चाहिए। हर बॉडी हाँ, जो LLP में हर बॉडी कॉर्पोरेट की बात नहीं हो रही, आपने 3 LLP अपने यहाँ पार्टनर बना ली,
एक इंडियन है, एक फॉरेनर है और एक कोई बॉडी कॉर्पोरेट है। अब आप कह रहे हो जी 3 तो हो गए। एक्चुअली जो कॉर्पोरेट बॉडीज होती हैं और जो एलएलपीज होती हैं, इनका जो हमारा रेजिडेंट वाला जो प्रोसेस होता है उसमें प्रॉब्लम आती है। तो उसमें इन्होंने कंडीशन लगाई कि भैया 2 इंडिविजुअल्स तो चाहिए ही चाहिए। 2 इंडिविजुअल्स यानी आप लोग, हम लोग, ह्यूमन बींग्स। और उसमें से एक क्या होगा? रेजिडेंट। वो ये कह रहे हैं। अभी देखो इस एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। अभी इसको लिखते हैं, पहले इस एग्जाम्पल को पढ़ लो बेटा। एग्जाम्पल पढ़ लो, मैं पढ़ता हूँ, चलो आप सुनिए। ए LLP by the name of SMY LLP। LLP का नाम क्या है? SMY। ध्यान से देखना बेटा। हैज 3 पार्टनर्स नेमली 1। इसके 3 पार्टनर है। पहला नाम है SI लिमिटेड, दूसरा नाम है MIS लिमिटेड, ये पार्टनर है इसके, और तीसरा नाम है YI प्राइवेट लिमिटेड। लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड, तीनों की तीनों बॉडी कॉर्पोरेट्स हो गई। दिस विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन बिकॉज द रिक्वायरमेंट ऑफ LLP, यानी आप इसका रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाओगे एज एन LLP। क्यों? बिकॉज LLP is to have 2 individual members as partners apart from the body corporates। आगे बात समझ में? Because the requirements for LLP is to have consist of at least 5 partners, यानी अब इस सिचुएशन में अगर हमें SMY को LLP रजिस्टर्ड कराना है इन 3 बॉडी कॉर्पोरेट के साथ, तो मिनिमम 2 लोग और चाहिए। तो यानी टोटल कितने हो गए? 5। तो वो ये लिख रहा है कि अब इसके साथ 5 होने चाहिए तभी रजिस्टर्ड हो पाएगी, नहीं तो ये रजिस्टर्ड एज एन LLP तो नहीं हो पाएगी। नेमली the 3 body corporates and 2 individual members to constitute the LLP, and the 2 individuals need to be treated as designated partners। ये है। तो इंडिविजुअल्स ही डेजिग्नेटेड पार्टनर्स अपॉइंट हो सकते हैं, बाकी सारे पार्टनर्स कहलाएंगे। ठीक है जी। अब रेजिडेंट की डेफिनेशन समझ लीजिए। ये बात सबको क्लियर? क्या हुआ? रेजिडेंट की डेफिनेशन समझ लीजिए बेटा, क्या कह रहा है। हालांकि इनकम टैक्स में जब आप अगले साल पढ़ेंगे, अगले अटेम्प्ट में जब भी, तो इनकम टैक्स के अंदर रेजिडेंट इतना पढ़ लेंगे कि बड़ा छोटा सा पॉइंट लगेगा। अभी हो सकता है थोड़ा सा बड़ा पॉइंट लगे। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन द टर्म रेजिडेंट ऑफ इंडिया मीन्स अ पर्सन हु हैज स्टेड इन इंडिया, ध्यान से सुनना, stayed in India for a period of not less than 182 days during the immediately preceding 1 year। यानी उसी को रेजिडेंट माना जाएगा जो पिछले साल 182 दिन इंडिया में रहा हो, कम से कम। अगर 181 दिन रहा है वो इंडिया के अंदर, स्टेड इन इंडिया, तो वो नहीं कहलाएगा, डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं बन पाएगा। समझ गए? वो रेजिडेंट ही नहीं कहलाएगा। तो आप लोगों के वो इफ एंड बट सब खत्म हो जाएंगे बाद में, जब आप समझेंगे कि कैसे कैलकुलेशन होती है। तो बेटा पासपोर्ट में सब कुछ लिखा होता है, पासपोर्ट में सब कुछ लिखा होता है कि आप कितने बजे फ्लाइट आपकी टेक ऑफ हुई, कितने बजे आप इंडिया की टेरिटरी से बाहर चले गए, और जब आप वापस आते हैं तो भी लिखा होता है कि इंडियन टेरिटरी में आप कितने बजे घुस गए थे। सारा कुछ मेंशन होता है पासपोर्ट। जहां बातें बहुत महीन हो जाएं, कुछ घंटों में चली जाएं, तो टेरिटरी वर्ड यूज होता है। जहां पूरे 182 दिन दिख रहे हैं वहां कोई दिक्कत नहीं है। जहां 181 दिन दिख जाते हैं तो वहां पर फिर आवर्स कैलकुलेट करने पड़ जाते हैं, वहां पर फिर आवर्स कैलकुलेट करने पड़ जाते हैं। अभी सरसरी तौर पर यह माना जाता है कि जिस डेट को आपने इंडिया को छोड़ा वो दिन पूरा इंडिया में माना जाता है, जिस डेट को आप इंडिया में आ गए वो पूरा दिन इंडिया में माना जाता है, अभी सरसरी तौर पर। लेकिन जब बहुत माइन्यूट कैलकुलेशन हो तो बकायदा टेरिटरी में कितने बजे आप घुसे और टेरिटरी में कितने बजे आप निकले, वो सब कैलकुलेशन आ जाती है। ठीक है? तो अभी आपके लिए तक कैलकुलेशन नहीं आएगी, जब अगले साल आप इनकम टैक्स पढ़ेंगे तब आएगी। ये पॉइंट क्लियर सबको? तो इसका सेकंड पॉइंट लिख लीजिए। आप सेकंड पॉइंट लिख लीजिए।
with so many body corporates, it is essential two individuals must be there who will be appointed as designated partner. बॉडी कॉर्पोरेट के बाद बॉडी कॉर्पोरेट पूरा शुरू शुरू से बोलो क्या लिखा? विद सो मेनी बॉडी कॉर्पोरेट Corporate, it is essential there must be two individuals. There must be two individuals who will be the designated partners. और रेजिडेंट वाली वर्ड तो पहले उस पॉइंट में लिख लिया हमने, तो नीचे एक छोटा सा नोट लिख लो. रेजिडेंट मीन नोट डालकर लिखना, नोट एनओटी वाला नोट डालकर लिखना. रेजिडेंट मीन्स एन इंडिविजुअल who stayed in India for at least 182 days during the, ये सेंटेंस जरूर ध्यान रखना आप जो ड्यूरिंग द के बाद बोलना, ड्यूरिंग द immediately preceding 1 year. एक साल से पहले वाला ईयर कह रहा है, ये पिछला साल नहीं देखना, इससे पिछला वाला साल, उसमें आप इंडिया के अंदर 182 दिन रहे. ये जो 1 ईयर है एक्चुअली इसकी जगह यूज होगा आगे जाके प्रीवियस ईयर. आपने अगर कभी थोड़ा बहुत पढ़ा हो, एक होता है असेसमेंट ईयर, एक होता है प्रीवियस ईयर, और एक होता है प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर. असेसमेंट ईयर वो होता है जिस ईयर में आप कैलकुलेशन करते हैं, नहीं, जिस ईयर में आप कैलकुलेशन करते हैं उसे असेसमेंट ईयर कहते हैं, और जिस ईयर की कैलकुलेशन हो रही होती है उसे प्रीवियस ईयर कहते हैं. इस साल, ये जो साल आपका चल रहा है, कौन सा साल है, कौन सा फाइनेंशियल ईयर है? 22-23, जो 1 अप्रैल 22 से स्टार्ट हुआ 31 मार्च 23 तक चलेगा, इसको कहते हैं फाइनेंशियल ईयर. और इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे कहते हैं असेसमेंट ईयर. फाइनेंशियल ईयर है अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और असेसमेंट ईयर है इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से. और इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीवियस ईयर हो गया 21-22, क्योंकि आपने इस साल जो टैक्स दिया वो कब का दिया? 21-22 का. और इस 21-22 से पहले के जो ईयर हैं वो क्या कहलाएंगे? प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर. प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर, एक साल से पिछले, एक साल से और पीछे चलेगा. ठीक है. एक बार एग्जाम्पल 3 आप लोग पढ़ लीजिए, देखिए कुछ नया दिखता है या सेम वही है. अपने ही पढ़ लीजिए, सेल्फ स्टडी करो. देखो एग्जाम्पल नंबर 3. एग्जाम्पल नंबर 3 पूछूंगा मैं, क्या पढ़ा है, पढ़ना है. कहीं ऐसे नहीं कि सोचता सर ने पूछते तो है नहीं सर, मुंडे हिला दिए. हाँ हाँ पढ़ लिया है. कुछ नया? सब ये के 5 मेंबर्स हैं, 3 रेजिडेंट है, 2 रेजिडेंट नहीं है, तो तीनों में जो 3 रेजिडेंट है उनमें से एक डेजिग्नेटेड पार्टनर. जो रेजिडेंट है उनमें से ही हो सकता है, नॉन रेजिडेंट तो डेजिग्नेटेड हो ही नहीं सकता. ये हमें ध्यान रखना. ये काफी बड़ा टॉपिक है, अभी स्टार्ट नहीं करेंगे, लेकिन मैं फिर भी हल्का सा आपको हिंट दे रहा हूँ. ये आ रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलएलपी. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलएलपी कितने दे रखे हैं? देखो 16 दे रखे हैं. बहुत बड़ा टॉपिक है ये. कुछ आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ आज पढ़ने के लिए, नहीं हो पाएगा. अरे पढ़ने के लिए दे रहा हूँ, लर्न करने के लिए थोड़ी दे रहा हूँ. सुन लो, सारा नहीं दे रहा, सिर्फ ये 16 पॉइंट्स पढ़ने हैं.
और इसके लास्ट के टॉपिक पर आ जाओ, सीधा लास्ट पे आ जाओ, डिफरेंस बिटवीन, जब वो कह रहा है, क्योंकि वो आपको आसान लगेगा, बीच का नहीं दे रहा, वो मैं ही पढ़ाऊंगा बीच का आप, क्योंकि अब हम एलएलपी डिस्कस कर चुके हैं और बाकी के पैटर्न्स आप लोगों को पहले से मालूम है, ये सिर्फ आपको पहली बार तो होमवर्क दे रहा हूं। डिफरेंस विद अदर फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। एलएलपी देखो, मैंने पहले कहा कि भी 16, पहले वो 16 पॉइंट पढ़ना, डायरेक्ट डिफरेंस मत पढ़ना बेटा, पहले वो 16 पॉइंट पढ़ना, उसके बाद ये पॉइंट्स पढ़ना। किस किस के साथ डिफरेंस बता रहा है, देखो पहला डिफरेंस किसके साथ बता रहा है, पार्टनरशिप के साथ। पार्टनरशिप आप पढ़ चुके हो, एलएलपी हम डिस्कस कर रहे हैं। 17 पॉइंट है, देख लो, 16 तो हमारे इसके पॉइंट्स हैं, इसने 17 डिफरेंस दे रखे हैं। फिर किसके साथ बता रहा है, देखो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी के साथ, ठीक है जी। इसमें आपके पास डिफरेंस आ रहे हैं 8। ये 2 डिफरेंस आपको याद करने का पढ़कर आ रहे हैं। ये सिर्फ अभी पहले 16 नाम में डिस्कस कर रहा हूँ, पूरा नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ 16 नाम क्या क्या है। आपको लगेगा कि 16 है, लेकिन आप देखेंगे तो आप कहोगे अरे ये जबरदस्ती के 16 क्यों बना दिए, जबरदस्ती के 16 बनाए हैं बेटा। हाँ वही 16 जबरदस्ती के बनाए हैं। 1 बाय 1 सबसे पहला सिर्फ नाम पढ़ना है। पहला क्या है, पढ़ा है हमने, बॉडी कॉर्पोरेट कहलाएगा, ऑब्वियसली रजिस्ट्रेशन होगा इसका, सेपरेट लीगल एंटिटी होगा। सेकंड परपीचुअल सक्सेशन, क्या था, कभी नहीं मरेगा, है ना, तो एलएलपी कभी नहीं मरेगी। सेकंड, थर्ड ये भी वही है सेम, इसलिए मैं पहले ही भले बता दिया कि इतना आसान है कि आप कहोगे सर ये तो नाम से, लेकिन पढ़ना जरूर है। ये मत कहना सर नाम से ही पता चल गया था इसलिए हमने पढ़ा ही नहीं। फिर म्यूचुअल एजेंसी, आपस में एक म्यूचुअल एग्रीमेंट तो बनेगा ही बनेगा। क्या पार्टनर दूसरे पार्टनर को अपनी हरकतों से बाइंड कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। एलएलपी में पार्टनर अपनी हरकतों से बाइंड नहीं कर सकता, वो एलएलपी को बाइंड कर सकता है, पार्टनर को बाइंड नहीं करेगा। अगर पार्टनर को बाइंड कर दिया तो फिर फायदा ही क्या हुआ लिमिटेड लायबिलिटी का, यही तो फायदा है। और अगर वो कुछ ऐसा करेगा जो उसकी पावर्स के अगेंस्ट आ रहा है तो वो पर्सनली लायबल हो जाएगा। पार्टनरशिप में ऐसा नहीं था, पार्टनरशिप में ऐसा नहीं था। कंपनी में जो भी आप काम करते हो, जो कंपनी का जो डेजिग्नेटेड पर्सन है, वो उसके लिए दूसरा पर्सन थोड़ी मेंबर लायबल होता है, वही खुद कंपनी लायबल होती है। समझ रहे हैं बात को, वो कंपनी का एजेंट होता है लेकिन बाकी पार्टनर का नहीं। यहां पर भी यही खेल है, ठीक है। चलो अच्छा हुआ मैं डिस्कस हो गया पॉइंट, ध्यान रखना है एलएलपी के अंदर पार्टनर पार्टनर का एजेंट नहीं है, पार्टनर सिर्फ किसका एजेंट है, एलएलपी का। एलएलपी एग्रीमेंट बनेगा आपस में इनमें, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन हो ही गया, ये कॉमन सील भी होगी इसका मतलब, क्योंकि अपने आप में बॉडी कॉर्पोरेट है। तो लिमिटेड लायबिलिटी हो गया। मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, पहले से ही सब कुछ तैयार हो जाएगा कि क्या क्या बिजनेस है और किसको कौन कौन क्या क्या ड्यूटी में करेगा, जिसकी वजह से कोई अपनी ड्यूटी से बियॉन्ड नहीं जा सकता, और अगर कोई अपनी ड्यूटी से बियॉन्ड गया तो हेल्ड पर्सनली लायबल। मैक्सिमम, मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स हमने पढ़ लिया, अभी हमने पढ़ा ही था, है ना। 2 है मिनिमम, मैक्सिमम की कोई डेफिनेशन नहीं दे रखी। बिजनेस फॉर प्रॉफिट ओनली होगा, सोशल वर्क नहीं होगा, है ना। कहीं पता चला कि एलएलपी बना ली और हमने यहाँ पर मंदिर खोल दिया, है ना, तो मंदिर इज नॉट अ बिजनेस, वो सोशल ऑब्जेक्ट में चला गया, है ना, वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन कहलाएगा, एलएलपी नहीं कहलाएगा। उसमें प्रॉफिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन, ये थोड़ा सा नया है, इसे पढ़ लेना। कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट्स, ये भी डिफाइंड होंगे पहले से ही एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। कन्वर्जन इनटू एलएलपी ऊपर हम पढ़ रहे थे, शेड्यूल्स के अंदर डिस्कस किया गया है कि इन शेड्यूल 2 क्या बता रहा है, शेड्यूल 3 क्या बता रहा है, शेड्यूल 4 क्या बता रहा है, इससे ज्यादा नहीं। कन्वर्जन का आपके पास कोई मेथड नहीं, कोई टेक्निक नहीं पूछी जाएगी आपके सिलेबस में। ई फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ऑब्वियसली बॉडी कॉर्पोरेट है तो हर चीज की ई फाइलिंग चलती है ना, जो कंपनीज की रजिस्ट्रेशन होती है ई फाइलिंग तो चलती है उसमें,
फॉरेन एलएलपीज के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेगा। अदरवाइज इसने भी पहले बता ही दिया कि फॉरेन एलएलपीज कौन सी होती है, जिनका इनकॉर्पोरेशन आउट ऑफ इंडिया हो रखा है, और इससे ज्यादा हमारे लिए क्या करना, हमें उससे कोई मतलब नहीं। ये 16 पॉइंट्स हैं, एक बार ये थोड़ा सा पढ़ना है, और वो जो 2 डिफरेंस है बिटवीन पार्टनरशिप एंड बिटवीन लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, यानी कंपनी हो गई ना। लिमिटेड लायबिलिटी तो होती है चाहे वो पब्लिक हो चाहे वो प्राइवेट हो, उनकी तो लिमिटेड लायबिलिटी होती है। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना इनफ है। रेस्ट करो, जल्दी से अपने आप को ठीक करो, क्योंकि अभी बहुत सारा काम बाकी है। मुझे उम्मीद थी कि थोड़ा सा ज्यादा कराऊंगा, लेकिन बच्चे भी कम आए हैं, और थोड़ा आप भी, मेरे को आपकी बॉडी लैंग्वेजेस सबकी उतनी ज्यादा एक्टिव नहीं दिख रही है आज, तो इतना इजी वाला पार्ट पढ़ा दिया कि आप आराम से घर पे जाकर देख सकते हैं। ठीक है बेटा।